फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ युवराज गव्हाणे। आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो चलो फटाफट अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है और अपन को 15 दिन में पूरा बायोलॉजी को कवर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर को कवर करेंगे और हो सके तो दूसरे चैप्टर्स को भी लेंगे। ठीक है, तो इस ऊपर के पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, रूट। ठीक है, द रूट को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट क्या होता है ये देखना है और उसके एग्जाम्पल प्राइमरी रूट किस में आता है इसका एग्जाम्पल भी आपको देखना है। फिर टैप रूट सिस्टम क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है, इन सिस्टम को भी देखना है और उनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। देखो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ये चैप्टर, इन सब में एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा, थोड़ा सा थ्योरी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये आप एक बार डायग्राम देख लो और यहाँ से कंफर्म करो कि नोड कहाँ होता है, इंटर नोड कहाँ होता है, बर्ड क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। फिर प्राइमरी रूट कहाँ होता है, सेकंड रूट, जो मेन रूट होता है उसे प्राइमरी बोलते हैं, उससे जो नेक्स्ट रूट निकलता है उसे सेकेंडरी बोलेंगे, उसके बाद जो आएगा उसे टर्शियरी बोलेंगे। सिंपल है। ठीक है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस होता है वैसे होता है रूट्स में। फिर ये देखो फाइब्रस रूट कैसे होता है, टैप रूट सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, ये देख लो। फिर अब देखना है रीजन ऑफ द रूट। तो ये जो डायग्राम है इसको याद करो, इसमें उन्होंने रीजन बताए हैं और ये कैप होता है, रूट कैप, सबसे आगे में रूट कैप होता है जो कि रूट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है और वहाँ यहाँ जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है इसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, इलोंगेशन कहाँ होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, ये आप देख लो। ठीक है, स्टेम में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लीफ में भी आप देख सकते हो, एक बार उसके पार्ट्स देख लो। यहाँ दिए एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह, लैमिना तो ठीक है ब्लेड होता है, लीफ ब्लेड वगैरह। वेनेशन सिस्टम देखो, दो ही वेनेशन सिस्टम होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। उसमें भी रेटिकुलेट जो होता है वो डाइकॉट में होता है और जो पैरेलल होता है वो मोनोकॉट में होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स में ऐसा जितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फाइलोटैक्सी। इसका आपको ये पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है। बेसिकली फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। ठीक है, तो लीव्स का कैसे अरेंजमेंट है, तो यहाँ देखो चाइना रोज में कैसे अपोजिट अरेंजमेंट है ना। यहाँ गुआवा में देखो, तो ये आपको देखना है। सॉरी, चाइना रोज में होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है, गुआवा में अपोजिट होता है। ठीक है, अल्स्टोनिया में कैसा होता है, वर्ल्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है और उसके एग्जाम्पल को भी याद करना है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेंस, ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन्फ्लोरेंस बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। इन्फ्लोरेंस क्या होता है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो इन्फ्लोरेंस क्या होता है, जहाँ पे फ्लावर आता है। ठीक है ना, तो इन्फ्लोरेंस के भी टाइप होते हैं। इन्फ्लुएंस के टाइप क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस को बेसिकली बोला क्या जाता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस सिस्टम एज इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस को समझ लो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को ही अपन इन्फ्लुएंस बोलते हैं और उसमें टाइप्स होते हैं रेसिमोज और साइमोज। इसके एग्जाम्पल आपको देखने। ठीक है, नेक्स्ट फ्लावर में, हाँ फ्लावर में ये पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। ठीक है ना, फिर नीचे आता है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। मतलब क्या है, जितने पेलेट होंगे, पेलेट मतलब क्या है इसके ये, ठीक है, पंखुड़ियाँ बेसिकली, जितने पेलेट होंगे उतने उसको अपन बोलेंगे कि 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ, यहाँ उन्होंने क्या दिया है, हाइपोगाइनस। तो ये ओवरी के रिलेशन में फ्लावर की कैसे अरेंजमेंट है उसको उन्होंने दिया है। हाइपोगाइनस होता है, फिर होता है पेरीगाइनस, फिर होता है इपीगाइनस। इसको देख लो, इसके एग्जाम्पल देखो। ठीक है, और कुछ ट्रिक बन सके तो उसको ट्रिक बना के उसको याद करो। प्लम, पीच, रोज, ये जो होता है वो पेरीगाइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर में आपको यहाँ से, हाँ फ्लावर इंपॉर्टेंट है, फ्लावर, सीड और रूट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फ्लावर, सीड और रूट। ठीक है, फ्लावर में ये पूरा आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर भी एस्टिवेशन देखो, एस्टिवेशन ये जो अरेंजमेंट होती है इसे एस्टिवेशन बोलते हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, एस्टिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आती है, यहाँ पे उसका वॉल्वेट वगैरह, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, तो ये इसके एस्टिवेशन के टाइप्स होते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। ठीक है, कैसे भी करके इसके एग्जाम्पल याद करो। फिर ये फ्लावर में ही आता है एंड्रोशियम, इसको भी आपको ठीक से याद करना है। गाइनोशियम भी आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है,
इसमें ये पूरा पार्ट फ्लावर वाला पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब फ्रूट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रूट भी इंपॉर्टेंट है, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी लेयर्स होते हैं, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। फ्रूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीड में आपको यहाँ डाइकोटिलेडोनस सीड का पूरा स्ट्रक्चर दिया है, इसको आपको याद करना है। एंडोस्पर्म क्या होता है ये देखना है। फिर उसके लेयर होते हैं टेस्टा और टेगमन, ठीक है। हाइलम एक चीज़ होती है जहाँ स्कार होता है, हाइलम इज अ स्कार जो अटैच होता है सीड को, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट्स। जो भी सीड होता है अपने फ्रूट को अटैच रहता है, वहाँ पे स्कार बनता है, उसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है। एंडोस्पर्म जिसमें वो अपना फूड स्टोर करता है, ये आप देखो एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। फिर वैसे ही मोनोकॉट का सीड इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको ठीक से पढ़ना है। और यहाँ आपको प्रोटीन रिच लेयर आता है, ये प्रोटीन रिच लेयर होता है एल्यूरॉन, इस पे एमसीक्यू बनता है, मेरे टाइम में ये डायग्राम आई थी, ठीक है। तो ये अभी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोटीन रिच लेयर होता है एल्यूरॉन। एंडोस्पर्म इसका देखो कैसे है, और इसका देखो ये सीड कैसे है, तो ये अलग अलग सीड्स है, ठीक है यहाँ, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मोनोकॉट और डाइकोट का सीड अलग है और वो कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है। फिर लास्ट में ये फैमिली आती है, इसको देखो, और ऊपर ब्रासिकेसी का थोड़ा बहुत दिया है, वो भी देखना है। सोलानेसी की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई, पहले तो आपको यहाँ 4 फैमिली थी, अब उन्होंने बस एक ही रखी है सोलानेसी, तो उसको तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। सोलानेसी को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फ्लोरल फार्मूला जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ना है। फ्लोरल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, ठीक है। तो ये होगा अपना ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब फटाक से नेक्स्ट भी देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप देखो कि एपिडर्मिस क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टोमेटा, ठीक है, जो ल्यूज में होता है स्टोमेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है। सॉरी, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और इसका ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा का जो डायग्राम है, और उन्होंने जो भी यहाँ नेमिंग कर रही है, गार्ड सेल क्या होता है, सब्सिडरी सेल, एपिडर्मल सेल, ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। स्टोमेटा आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। अब रूट हेयर्स देखो, रूट हेयर्स कहाँ अपसेंट होते हैं ये भी आपको देखना है, रूट हेयर्स कहाँ अपसेंट होंगे, ठीक है। द सेल एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स, द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन एपिडर्मल। और यहाँ स्टेम और रूट के थोड़े डिफरेंस पॉइंट है, वो भी आपको देखना है, स्टेम और रूट्स इसमें थोड़े डिफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये आपको देखना है। स्टेम पे रूट हेयर्स नहीं होंगे, लेकिन रूट्स में होंगे, क्योंकि उसका नाम ही है रूट हेयर्स ना, हेयर्स स्टेम पे नहीं होते। स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम, जो भी स्टेम पे होते हैं लेकिन उसे हेयर्स नहीं बोलते, उसे अपन बोलेंगे ट्राइकोम्स, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर अब द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को देखना है। जो भी वाटर का फ्लो है प्लांट में कैसे होता है, वो इन्होंने वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में बताए हैं। तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट कि कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम, और यहाँ 2 सिस्टम है, ओपन वास्कुलर सिस्टम और क्लोज वास्कुलर सिस्टम, और एक इसमें होता है, ये भी आपको देखना है। तो इन द मोनोकोटिलेडोनस द वास्कुलर बंडल हैज़ नो कैम्बियम, तो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ओपन वास्कुलर सिस्टम। तो देखो यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये आएगा ओपन में, जहाँ कैम्बियम अपसेंट है वो आएगा क्लोज में, और क्लोज वाली होती है मोनोकॉट में, और ये होती है डाइकॉट में, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर ये देखो कि रेडियल कॉन्जॉइंट, ठीक है, कॉन्जॉइंट क्लोज, कॉन्जॉइंट ओपन, ये क्या होता है ये भी आपको देखना है। अब नेक्स्ट, हाँ, यहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा डाइकोटिलेडोनस का रूट, डाइकॉट का रूट और मोनोकॉट का रूट, इसके बारे में उन्होंने दिए है, ठीक है। डाइकॉट के रूट में देखो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ही पढ़ना है आपको, डाइकॉट के रूट को आपको पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रूट हेयर्स देखो, एपिडर्मिस, ठीक है, ठीक है, ये सब आपको देखना है। मोनोकॉट के रूट में ऐसा जितना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डाइकॉट का आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ डाइकॉट का स्टेम दिया है, स्टेम में देखो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टेम में ये डायग्राम देखो, ठीक है, स्टेम में इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम वगैरह देखो। मोनोकॉट और डाइकॉट के दोनों के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है ये आपको देखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा वो डिफरेंस में आएगा इस चैप्टर में, मोनोकॉट में ऐसा है तो डाइकॉट में कैसा है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मोनोकॉट डाइकॉट पे आगे पीछे घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देखने हैं कि मोनोकॉट का स्टेम कैसे है और डाइकॉट का स्टेम कैसे है। देखो ये मोनोकॉट का स्टेम है, ठीक है, और ये डाइकॉट का
प्रॉपर अरेंजमेंट है डाइकॉट के स्टेम में, तो ये आपको देखना है। देखो फ्लोएम और जो जाइलम होता है उनके बीच में कैम्बियम जहाँ प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे ओपन सिस्टम, ठीक है, वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेम को आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है, स्टेम को ठीक से पढ़ना है, पीत क्या होता है ये भी देखना है। अब यहाँ फिर से यहाँ मोनोकोट के स्टेम के बारे में, डाइकोट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ो, मोनोकोट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉर्सिवेंट्रल और डाइकोट लीफ। अब लीफ आ गया तो लीफ के बारे में पढ़ो। मीजोफिल्स क्या है, एपिडर्मिस, तो ये तो आउटर कवरिंग हो गई। मीजोफिल क्या होता है, ठीक है, ये ठीक से पढ़ना है। और यहाँ देखो दो सेल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो है पैलिसेड पैरेंकाइमा और दूसरे है स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, तो इनके बारे में पढ़ना है अपन को। तो पैलिसेड कहाँ होती है, ये जो नीचे वाली होती है ना, ये पिंकिश जो होती है वो पैलिसेड होती है, और दूसरी जो होती है वो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा होती है। तो ये आपको देखना है और याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब मोनोकोट का लीफ। मोनोकोट का लीफ में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बुल्लीफॉर्म सेल्स। बुल्लीफॉर्म सेल्स इसको याद रखो, ठीक है। जो ग्रासेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, दीज आर कॉल्ड बुल्लीफॉर्म सेल्स। तो बुल्लीफॉर्म सेल्स ये इंपॉर्टेंट है, किस में होते हैं, मोनोकोट में होते हैं, ग्रास में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। इसमें बेसिकली मोनोकोट और डाइकोट में कैसे डिफरेंस करना है यही पूरा बताया हुआ है। और आपको ये आना चाहिए कि डाइकोट, पहले तो डिटेल में डाइकोट को पढ़ना है, डाइकोट का कैसा है, फिर मोनोकोट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जाइलम फ्लोएम जो वास्कुलर सिस्टम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आएगा स्टेम, ठीक है, स्टेम को आपको पढ़ना है। और रूट भी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, वास्कुलर सिस्टम, स्टेम और रूट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फटाफट नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं अपन। हाँ, अब स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें तो पूरे जो भी सिस्टम है उनके बारे में उन्होंने बताया। तो टिश्यू क्या होता है आपको पता है, बहुत सारे सेल्स साथ में आ जाएंगे, सेम फंक्शन करेंगे तो उसे टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखो टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू साथ में आएंगे, टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन से मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आपको पहले तो बहुत सारा डाटा था इसमें, पूरा स्केलेटल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में बताया था। अब वो पार्ट इन्होंने डिलीट किया है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग को आपको ठीक से पढ़ना है। अब फ्रॉग में कहीं से भी क्वेश्चन आता है, फ्रॉग का कोई एज सच इस पार्ट से आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है एनाटॉमी में, एनाटॉमी से ज़्यादा से क्वेश्चन आता है। फ्रॉग पे अगर क्वेश्चन आएगा तो एनाटॉमी से आएगा, तो एनाटॉमी आपको फ्रॉग की अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसी एनाटॉमी है, पूरा पढ़ लो, और इस डायग्राम को भी याद रखो, इनके पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये एनाटॉमी आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और उसमें हर एक पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या फंक्शन है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको इस चैप्टर ने इतना ही दिया है कि फ्रॉग को डिटेल में पढ़ो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा दिया है फ्रॉग में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर किसको पढ़ो, ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ो फ्रॉग के, ठीक है। वास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसको ठीक से पढ़ो, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। बाकी भी पढ़ो, लेकिन टाइम कम रहे तो लास्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से आपको करना ही है, ठीक है ना। तो ये फ्रॉग में हो जाएगा आपका। यूरोटेलिक है एनिमल, यूरोटेलिक का मतलब क्या है, एक बार मुझे कमेंट में बताओ। अम्नोटेलिक, यूरोटेलिक, और कौन सा होता है ये कमेंट में बताओ, ठीक है। ये देखो कितने एग्स देता है, ओवा कितने होते हैं, 2500 to 300, सॉरी 2500 to 3000। चलो नेक्स्ट चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स में आपको कौन कौन से ये पढ़ना है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पूरे ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपको स्टार्ट, हाँ यहाँ जो फीचर्स दिए हैं कुछ, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करना है। ये किसकी है, प्रोटीन की, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी दी है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, ये दिया है। तो इसमें
ये ग्रुप कहाँ होता है, राइट साइड में कौन सा ग्रुप होता है, लेफ्ट साइड में अमोनियम ये होता है NH3+, और राइट साइड में COOH। ये आपको याद करना है, ये प्रोटीन में ऐसी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, इसको याद ही करना है। फिर आपको याद करना है कि कौन से न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, अमीनो एसिड, ठीक है ना, एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, बेसिक कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल इस चैप्टर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसको भी आपको याद करना ही होगा, ठीक है। अब एरोमेटिक कौन से है, ठीक है ना, एरोमेटिक कैसे याद करोगे, TTP ऐसे कुछ तो ट्रिक बनाओ और एरोमेटिक को याद करो। 3 ही है, TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानाइन, इन तीनों को याद करो, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब लिपिड्स के बारे में थोड़ा बताया है, लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स में कौन से ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एंड आर ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो वो लिपिड बन जाएगा, ठीक है, सिंपल फैटी एसिड। अब इसमें अलग अलग लिपिड्स होते हैं, जैसे कि जो डबल बॉन्ड वाले होंगे, कुछ ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, है ना, तो वो आपको देखना है। अब जो एराकिडोनिक एसिड है उसमें 20 कार्बन होते हैं, जिसमें क्या है, हाँ, तो अनसैचुरेटेड। अब डबल बॉन्ड मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड होता है। जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, जो सैचुरेटेड होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होगा विथ 1 और मोर सी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे मोर होंगे, ठीक है, जो भी अनसैचुरेटेड है ना उसमें C, फिर C आएगा, C, ऐसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे ना, उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब इसके भी एग्जांपल होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की, वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, हाँ, ये यहाँ DNA RNA के बारे में बताया, मतलब बेसिकली इनके बारे में बताया, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। इसमें आपको ये भी देखना है कि DNA में पेयरिंग किसके किसके साथ होती है, ठीक है ना, ये होता है ना, A की T के साथ, C की G के साथ, A पेयर करता है T के साथ, C पेयर करता है G के साथ, ऐसा होता है। तो ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। न्यूक्लियोसाइड जहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन बेस अटैच नहीं होता, वेन फाउंड अटैच टू शुगर, सॉरी, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। शुगर को अटैच होगा तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और उसके साथ में और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये आपको देखना है। और लास्ट में न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं ये भी देखना है, DNA, RNA, ये न्यूक्लिक एसिड्स आपको देखना है। और यहाँ डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इस डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये टेबल याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये टेबल, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स में आता है पिगमेंट्स जैसे कैरोटीनोइड, एंथोसायनिन, ठीक है, अल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडिन, ये सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स में आते हैं। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स आएंगे ये आपको देखना है, ठीक है। जैसे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड्स है, लिपिड्स है, ये सब कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और माइक्रोमोलिक्यूल्स में विटामिन्स आएंगे अपने, और जो भी ये विटामिन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे, मिनरल्स, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन देखो, प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, ये आपको देखना है। और सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस, तो हर कुछ प्रोटीन के फंक्शंस दिए, तो ये यहाँ से याद रखो। GLUT4 का याद रखो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है GLUT4। इंसुलिन का आपको पता ही होगा, हार्मोन है, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है, डाइजेस्टिव में होता है। इंसुलिन अपना हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज कम कराता है। एंटीबॉडीज़ तो फाइट करती है इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है। नेक्स्ट क्या आएगा, पॉलीसैकेराइड्स में आपको ग्लाइकोजन देखना है ठीक से, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स को एक बार ठीक से पढ़ो, ठीक है। उसमें ये होता है ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है ना, ये जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, तो उसको भी आपको देखना है। और उनके एग्जाम्पल क्या है ये भी देखना है, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड हुआ। अब न्यूक्लिक एसिड में वही DNA, RNA, इसके बारे में थोड़ा बताया, और उसकी पेयरिंग कैसी होती है वो भी उन्होंने बताया। और उसमें कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, राइबोज शुगर, ठीक है ना, ये राइबोज शुगर होती है। पेंटोज में कौन सी राइबोज शुगर आएगी, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। DNA होगा तो डीऑक्सीराइबोज, RNA होगा तो ओनली राइबोज, ठीक है।
डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ का एक ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है, ठीक है ना, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करने में एक ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो डीऑक्सी। अब यहाँ प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ठीक है, लीनियर होता है। यहाँ देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो फॉर्म होंगे, एक अल्फा हेलिक्स होगा, बीटा प्लेटेड शीट होगी। ये आपको डायरेक्ट एज इट इज़ याद रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स होती है। टर्शियरी में क्या होगा? अब थोड़ा सा वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड होंगे। बीटा और अल्फा हेलिक्स में ये बॉन्ड होते हैं क्या? नहीं होते। अब टर्शियरी में आएंगे तो ये कि इसका फीचर याद रखो। तो सेकेंडरी में क्या आएगा? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, और टर्शियरी में आएगा हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, एक्स्ट्रा बॉन्ड, जिसकी वजह से ये अब कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, ठीक है ना, टर्शियरी। तो उसे याद भी रखो, हॉलो और उलन बॉल, हॉलो और उलन बॉल ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी वाले को कुछ नहीं, बीटा प्लेटेड शीट ऐसे बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, सेकेंडरी वाले को हॉलो और उलन बॉल बोलेंगे, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल होता है। अब टर्शियरी जो होता है इज अ नेसेसरी फॉर द मेनी बायो। फाइनली इंपॉर्टेंट अपने काम का कौन सा होता है? टर्शियरी। टर्शियरी ये इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक्टिव होता है, ठीक है ना, टर्शियरी एक्टिव होता है। फिर उसके बाद क्वाटरनरी भी बनता है, क्वाटरनरी जिसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है ना। जो इसका एग्जाम्पल याद रखो, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको एंजाइम्स, तो एंजाइम पार्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कर सको तो इस चैप्टर से एंजाइम तो कर लो, ठीक है ना, कुछ ना कर सको तो इसमें एंजाइम करना ही करना है, ठीक है। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको दी है, केमिकल रिएक्शंस दिए हैं। एंजाइम कहाँ ज़्यादा काम करते, मतलब ऑप्टिमम फंक्शन कब होता है एंजाइम का? टेम्परेचर के बेसिस पे वो वेरी करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको 37 डिग्री लगता है, 37 to 40 ऐसा रेंज रहता है। कम हो गया तो भी एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, ज़्यादा होगा तो भी काम करना बंद। ये टेम्परेचर डिपेंड होता है, पीएच डिपेंड होता है ना। तो ये आपको फीचर्स याद करने हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस में भी काम करते हैं, तो उन्हें थर्मल स्टेबल बोलते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। हम में नहीं होते, वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम कैसे काम करते हैं ये भी आपको देखना है। तो ये केमिकल रिएक्शंस देखो, और वहाँ देखो क्या क्या है एंजाइम के बारे में। एंजाइम इंपॉर्टेंट है। और ये देखो एंजाइम में अगर कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा? एक्टिविटी को बढ़ाएगा, एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाएगा। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, तो ये कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब एंजाइम ही एक कैटलिस्ट है ना। एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, लेकिन जब विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स, तो कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन वेरी स्लो होती है। लेकिन जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज आएगा तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगेंगी, ठीक है ना। कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंस में स्पीड अप ड्रामेटिकली विथ अबाउट 6 lakhs मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्मड एवरी सेकंड, द एंजाइम हैज एक्सेलरेट। तो एंजाइम एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, ठीक है ना, रेट बाय 10 मिलियन टाइम्स। तो ये आपको याद रखना है। ये रिएक्शन कौन सी? अपना कार्बोनिक एसिड बनाने की रिएक्शन, और उसमें दिया है कि कितना टाइम से स्पीड अप करता है एंजाइम उसको, ठीक है ना। ये भी देखो, और ग्लूकोज पायरुवेट इस रिएक्शन को भी एक बार देखो। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन? अब एंजाइम्स एक कन्वर्जन कैसे कर पाते हैं? तो एंजाइम्स में यहाँ आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ये पार्ट आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें बताई है। सबस्ट्रेट होता है, उससे प्रोडक्ट बनता है। अब वहाँ उनकी अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, कौन से पार्ट में होगी तब उसको क्या बोला जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यह एक तो सबस्ट्रेट होता है जिस पे एंजाइम काम करेगा, और काम करने के बाद क्या बनाएगा वहाँ, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पे अटैच होगा, और वो क्या करेगा? सबस्ट्रेट को पी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। फिर एक्टिव साइट क्या होती है? जो एंजाइम एक्टिव साइट पे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो अदर देन एक्टिव साइट पे लगते हैं जाके, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ये आपको यहाँ से पता चलेगा, तो इसको एक बार पढ़ लो। एंजाइम पूरा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में एंजाइम को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंजाइम पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, ये तो प्रॉपर्टीज़ है एंजाइम की, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। ये फोर प्रॉपर्टीज जो भी एंजाइम की दी है उन्होंने,
उसके बारे में आपको पढ़ना है कि एक साइकिल कैसी काम करती है। इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर इंजाइम सबस्ट्रेट बनता है एक कॉम्प्लेक्स, फिर इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, इंजाइम और प्रोडक्ट अलग होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, सबस्ट्रेट को बाइंड होता है और कहाँ, एक्टिव साइट पे, ठीक है। इंजाइम बाइंड होगा, एक बार बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट और अल्टर इट्स शेप, शेप को चेंज करेगा सबस्ट्रेट के, ठीक है। और एक्टिव साइट को, एक्टिव साइट जो भी है उसको चेंज करेगा। एक्टिव साइट ऑफ द इंजाइम नाउ इन क्लोज, अब वो सबस्ट्रेट को क्या कर दिया उसने, शेप चेंज किया तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी, देखो ये सबस्ट्रेट है, इंजाइम है, इंजाइम क्या करेगा, बाइंड होगा और उसको चेंज करेगा, चेंज करेगा तो फिट अरेंजमेंट हो जाएगा सबस्ट्रेट, अब उस केमिकल्स बॉन्ड बन जाएंगे उसके बीच में और वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और फाइनली इंजाइम प्रोडक्ट बनने के बाद इंजाइम रिलीज होगा और प्रोडक्ट अलग होगा, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि कैसे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इंजाइम पे, एक्टिविटी, इंजाइम की एक्टिविटी कैसे डिपेंड होती है। तो टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंजाइम पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सब जैसा उसका वेरिएशन कैसे होता है टेम्परेचर के बेसिस पे, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो उसको एक बार पढ़ो। इनिबिशन क्या होता है और इनिबिटर क्या होता है ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मतलब इंजाइम प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट है, इंजाइम है और एक और चीज़ है जो कि इंजाइम को वहाँ लगने से रोक रही है, मतलब इंजाइम सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पे लगना चाहता है लेकिन एक और चीज़ है जो कि वहाँ लगने नहीं दे रही, उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स भी होते हैं, उसको भी आप देखो और उसका एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, हाँ, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आइडियल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है। यहाँ से वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया अब तक, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि क्या होता है ये ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है ना, ये एंजाइम के टाइप है सभी, ट्रांसफरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज, एक बार देखो, ठीक है। अब को फैक्टर, एंजाइम में को फैक्टर्स भी होते हैं, लास्ट में चीज़ है जो को फैक्टर्स है। को फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिसे को फैक्टर बोलते हैं। अब को फैक्टर में आपको क्या पढ़ना है, को फैक्टर सपोज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज अपो एंजाइम, तो एंजाइम में जो प्रोटीन पोर्शन होता है अपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना, और बाकी का जो पार्ट रहता है उसे को फैक्टर बोलते हैं। को फैक्टर में भी टाइप होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयंस, ठीक है। एक बार इस को फैक्टर को भी पढ़ो। लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है एंजाइम, पूरे चैप्टर में, और एक बार वो प्रोटीन और जो भी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजाइम, उसके बाद आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये देखो, ठीक है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार देखो, ठीक है। तो ये सब इतना इस वीडियो में मुझे बताना था। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले चैप्टर्स को अपन कवर करेंगे, ठीक है। पूरे मन से पढ़ाई करो और देखो अब आप इस मोड पे हो कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ आके गिव अप करते हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, ठीक है, याद नहीं रहता है, टेंशन आता है, डिप्रेशन आता है। लेकिन जो अब यहाँ से खुद को मेहनत में रखेगा, खुद मेहनत करेगा, है ना, डिप्रेस नहीं होगा, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा वो सब कुछ आपको जितना याद नहीं रहता, जो लास्ट के कुछ दिनों में आप पढ़ते हैं वही सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम के दिन याद रहती है, ठीक है। तो आप पूरे मन से पढ़ाई करो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछो, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने, वहाँ पे आके मुझे मैसेज करो, ठीक है ना। मैं आपके लिए हर बार और हर टाइम आपके लिए वहाँ हाजिर रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।